एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदम अमरीन और आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रीक्लेम्शिया। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी व्हाट इज एटियोपैथोलॉजी ऑफ प्रीक्लेम्शिया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आपको इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बात समझनी है। बेसिकली जो हमने एटियोलॉजी में बात की थी प्रीक्लेम्शिया की, दो चीज़ें बात की थी। एक तो क्या हो रहा था, वहाँ पे वैसोस्पाज्म हो रहा था, दूसरी क्या थी, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो रहा था। तो मेन जो कल्प्रिट है प्रीक्लेम्शिया को कॉज करने के लिए ये दो ही चीज़ें हैं। इसको आप इस तरीके से लीजिए एक स्टोरी की तरह। कभी कभी ऐसा होता है, हम मूवी देख कर आते हैं, हमने कोई मूवी देखी होती है तो उसकी स्टोरी हम अपने दोस्त को सुनाते हैं। ठीक है, हम बताते हैं उसमें हीरो था, हीरोइन थी, विलन ने था, ये था। तो यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन नहीं है प्रीक्लेम्शिया के अंदर, यहाँ सिर्फ एक विलन है, बल्कि दो विलन है। यहाँ पे दो विलन है। एक विलन क्या है, विलन का नाम है, एक का वैसोस्पाज्म, दूसरे का नाम है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। और इन्हीं विलन ने जो है पूरी फिल्म में उधम मचा रखा है। ठीक है, पूरी फिल्म यानी पूरी बॉडी के अंदर ही उधम मचा रखा है। यही आपको समझना है और इसे समझ के फिर अपने फ्रेंड को समझाना है। ठीक है, तो जो मेन दो विलन है इस मूवी के अंदर कौन है, वैसोस्पाज्म एंड द एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। इसी को आप समझना है। यहाँ पे इन्हीं विलन ने दोनों ने बॉडी के हर ऑर्गन में जाके गड़बड़ी कर रखी है। विलन का क्या काम होता है, जो भी उसको सामने आता है उसको हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये इन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, प्रीक्लेम्शिया क्या है। एक 2 स्टेज डिसऑर्डर है, जिसके लिए हमने प्रीवियस पार्ट में हमने बताया आपको कि स्टेज 1 डिसऑर्डर यानी जो प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है वो स्टेज 1 डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया आपसे एटियोपैथोलॉजी ऑफ प्रीक्लेम्शिया के अंदर। इसमें जो मैंने उसमें बताया था कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है प्रीक्लेम्शिया की शुरुआत हो रही है वो हो रही है हमारी प्लासेंटल बेड से हो रही है। ठीक है, तो वहाँ जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो कहाँ एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे जाके मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, फिर जैसे ही ये मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करते ही वहाँ क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं वैसोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। यही हमारे दो विलन हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जाके मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद इन्होंने किया वैसोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। अब इन्हीं दो जो बेसिक पैथोजेनेसिस है उसी की बिना पर जो होता है वुमेन के जो ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन है, वो इनको इन्वॉल्व करते हैं, जिसके बिना पे हमें वुमेन के अंदर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगी स्टेज 2 डिसऑर्डर को डिस्कस करूंगी। ठीक है, यानी ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है वो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से वुमेन के अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी कि प्रीक्लेम्शिया के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है प्रीक्लेम्शिया के अंदर हमारा इन्वॉल्व होता है किडनी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू वैसोस्पाज्म, यहाँ क्या हो रहा है, वैसोस्पाज्म की वजह से इसमें क्या हो रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर वैसोस्पाज्म। अब जब वैसोस्पाज्म होगा तो उसकी वजह से हो जाती है हाइपोवॉल्यूमिया, और हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से क्या होता है, जो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं जो ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके आ रही हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, वो ब्लड को कैरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती ड्यू टू वैसोस्पाज्म की वजह से। वहाँ क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई जो होती है कम कर रही है ये, क्योंकि वहाँ वैसोस्पाज्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमें किडनी में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा रीनल ब्लड फ्लो। और जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो साथ ही साथ वहाँ क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या होता है हमारा कम हो जाता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस वैसोस्पाज्म फ्लो क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है, उसी के साथ साथ GFR कम हो रहा है। ठीक है, और जब GFR बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल लाइनिंग होगी, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस की जो अंदर एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, वहाँ हो जाती है स्वेलिंग। क्यों? क्योंकि वैसोस्पाज्म हो रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से वहाँ डेवलप हो जाएगी स्वेलिंग। और ये स्वेलिंग क्या कॉज करेगी, ये करती है ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी ग्लोमेरुलस एंडोथीलियोसिस। सो बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम स्वेलिंग यहाँ क्या डेवलप हो गई, हमारी ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस।
तो जैसे ही सेल हमारे स्वेल करते हैं, यानी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो बिकॉज ऑफ वेजोस्पाज्म की वजह से जब स्वेल करती है, तो आपने याद होगा आपको डायग्राम, जो ये बोमेंस कैप्सूल होता है, तो इसके अंदर जो होता है, जब ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ लेके आती हैं, तो यहाँ वो प्रेजेंट होता है जेक्स्ट्रामेडुलर अपरेटस, तो उससे जब पास होके तो यहाँ बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं जिससे फिल्टर होके वो बोमेंस कैप्सूल में जाता है, तो यहाँ ओपनिंग्स भी होती हैं। तो स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, ये जो ओपनिंग्स होती हैं, तो ये ओपनिंग्स भी हमारी बंद हो जाती हैं, ठीक है, ऑक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन, जब वो ओपनिंग ही बंद हो जाएंगी तो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वुमेन के अंदर क्या होगा, हमें देखने को मिलता है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया मीन्स डिक्रीज यूरिन आउटपुट। कितना हो जाता है यूरिन आउटपुट का, लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स। मैंने आपको ये बताया कि वेजोस्पाज्म की वजह से हुई स्वेलिंग जब हो गई, स्वेलिंग होने की वजह से तो जो यहाँ पे बारीक बारीक ओपनिंग्स होती हैं जिससे फिल्ट्रेशन होकर नीचे तक जाता है, कोई भी हमारा जो पास हो रहा है वहाँ से, जो भी चीज़ हमारा ब्लड पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो उसकी वजह से जब ये ओपनिंग ही क्लोज हो जाएंगी ग्लोमेरुलस की, तो उसकी वजह से प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन हमारा प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जितना नॉर्मल बनता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया बोलते हैं जब लेस देन 400 ml हमारा यूरिन पास होता है पर 24 आवर्स, ठीक है। यानी हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन का आउटपुट हो गया है कम। मगर अब जब यूरिन का आउटपुट हो गया कम, तो यूरिन जब प्रॉपरली आउटपुट होता है, यूरिन प्रॉपरली फिल्टर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी यूरिन के साथ साथ निकल जाते हैं। अब जब यूरिन ही प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, तो ये क्या होने लगते हैं, वापस बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होने लगते हैं। इनका जो होता है ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जीएफआर कम हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर आउट नहीं हो पा रहे हैं, और वो कहाँ रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, वो वापस जाके ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, इन सब का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। इतनी बात आपको समझ आई। सारी प्रॉब्लम की जो शुरुआत हुई वो ग्लोमेरुलस से हुई, वहाँ एफरेंट आर्टेरियोल्स में वेजोस्पाज्म हुआ, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, फिर वहाँ पे डेवलप हो गई स्वेलिंग की वजह से हो गई, क्या हुआ, वहाँ पे ओपनिंग हमारी क्लोज हो गई, क्लोज होने की वजह से ओलिगोरिया हुआ, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर आउट नहीं हुए और वो वापस हमारी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब होने लगे, जिसकी वजह से इन सब का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। यानी जब किडनी इन्वॉल्व होती है तो क्या सिम्टम इन पेशेंट में देखने को मिलता है, ओलिगोरिया। अगर हमें मिल रहा है पेशेंट के अंदर ओलिगोरिया, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाया जिसके अंदर हमें देखने को मिला यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे इसकी किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम दूसरे ऑर्गन की बात करेंगे जो प्रीक्लैम्सिया में इफेक्टेड होता है। कौन सा इन्फेक्टेड, वो जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा लिवर। यानी यहाँ वेजोस्पाज्म और एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो कि मेन कल्प्रिट है, जिन्हें मैंने बताया आपको विलेन ऑफ द प्रीक्लैम्सिया है, ये क्या कर रहे हैं, लिवर को इफेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जाता है जब लिवर को आके ये इफेक्ट करते हैं वेजोस्पाज्म, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, तो यहाँ हो जाती है पेरिपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब पेरिपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस होती है तो जो पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं वो हमारे होने लगते हैं डैमेज। अब जब यहाँ नेक्रोसिस डेवलप हो गई तो वहाँ के टिश्यू क्या होंगे, होने लगेंगे डैमेज होने की वजह से जो लिवर के एंजाइम्स हैं, जिन्हें बोला जाता है ट्रांसामिनेज एंजाइम, तो वो उनका लेवल क्या होने लगेगा, ब्लड में बढ़ने लगता है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, लिवर के एंजाइम है AST एंड ALT। AST किसे बोला जाता है, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसामिनेज को बोला जाता है। इसका दूसरा नाम जो है AST का SGOT भी बोला जाता है इसे। SGOT मीन्स सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसामिनेट। सेकेंड एंजाइम है ALT मीन्स एलानिन ट्रांसामिनेज, इसको ALT को SGPT भी बोला जाता है, इसे मतलब सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसामिनेज, ठीक है। इन सब का जो एंजाइम्स का लेवल है वो बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अब ये एंजाइम्स का जब लेवल बढ़ जाएगा तो
जो ये ब्लड में एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, साथ ही साथ इन एंजाइम्स के साथ में जब ये पेरीपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस बढ़ जाती है यानी एक्सीड कर जाती है, शुरुआत में हुई, होने के बाद क्या हुआ, लिवर के एंजाइम बढ़ा दिए। अब जब ये एक्सीड करेगी, ज़्यादा हो जाएगी और, तो क्या होगा, इसकी वजह से होने लगता है सब कैप्सुलर हेमेटोमा ऑफ द लिवर। ठीक है, यानी पहले हुई पेरिपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस जिसकी वजह से लिवर एंजाइम बढ़े। अब जब ये बिल्कुल एक्सीड कर जाएगी और ज़्यादा हाई लेवल वाली हो जाएगी, तो उसकी वजह से होने लगता है लिवर के अंदर सब कैप्सुलर हेमेटोमा। ठीक है, जब सब कैप्सुलर हेमेटोमा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सब कैप्सुलर हेमेटोमा की वजह से स्ट्रेचिंग होने लगती है कैप्सूल ऑफ द लिवर। जो लिवर का कैप्सूल है, कौन है, क्लिसन कैप्सूल होता है ना, उसकी होने लगती है स्ट्रेचिंग। अब जब कोई चीज़ स्ट्रेच होगी, नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जब कहीं स्ट्रेचिंग होती है तो वहाँ होने लगता है पेन। ठीक है, जब अब लिवर का जब कैप्सूल में स्ट्रेचिंग हो रही है तो वुमेन को अंदर क्या होगा, साइन सिम्टम देखने को मिलता है, वो बताती है एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, कहाँ, लिवर, जैसे कि आप जानते हैं किधर प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो कहाँ बेसिकली उसको कहाँ पेन हो रहा होगा, किस रीजन के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा और टेंडरनेस होगी। क्यों, क्योंकि ग्लिसन कैप्सूल जो है उसकी हो रही है स्ट्रेचिंग। तो अभी मैंने ये बताया कि बेजोस्पाज्म और एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से जब ये लिवर को इन्वॉल्व करता है तो होती है पेरिपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस। शुरुआत में लिवर के एंजाइम को बढ़ाता है, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो होने लगती है सब कैप्सुलर हेमाटोमा। इसकी वजह से क्या होता है, जो कैप्सूल है उसकी स्ट्रेचिंग होने लगती है। स्ट्रेचिंग के रिजल्ट में पेशेंट के अंदर जो साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एपिगैस्ट्रिक पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है हमारा इसके अंदर प्रीक्लैम्सिया के अंदर, वो रहा है हमारा प्लासेंटा। जैसे कि मैंने बताया कि दो विलन हैं जो कि मेनली काम कर रहे हैं, एक वैजोस्पाज्म है और एक है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अब जब ये वैजोस्पाज्म और एंडोथेलियल डिसफंक्शन प्लासेंटा को अफेक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है, जहाँ से यूजुअली प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो रही है, प्रॉब्लम की जो शुरुआत हो रही है प्रीक्लैम्सिया की, कहाँ से हो रही है, प्लासेंटा से। क्यों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पायरल आर्टरीज होती हैं जो प्लासेंटा में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करने लगती हैं, जब वो डेसिडुआ में जाती हैं तो वहाँ पे उसकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द ट्रोफोब्लास्ट, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो जब प्लासेंटा के अंदर जो स्पायरल आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जब उनके अंदर वैजोस्पाज्म होता है, ठीक है, और तो उसी वजह से क्या होगा, तो जब वो आर्टरीज किसे सप्लाई कर रही है, प्लासेंटा को, स्पायरल आर्टरी। अब जब स्पायरल आर्टरी में ही वैजोस्पाज्म हो गया तो वो ब्लड सप्लाई किसे कर रही है, प्लासेंटा को। तो प्लासेंटा को क्या होगा, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी। अब जब प्लासेंटा को ही प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो प्लासेंटा से कौन अटैच है, अम्बिलिकस के थ्रू हमारा अटैच है फीटस। तो फीटस को भी क्या होगा, प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हमें वो नहीं मिल पाएंगे, वो उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो क्योंकि डिक्रीज हो गई है, क्यों नहीं कर पाएगा, ब्लड सप्लाई क्योंकि डिक्रीज हो गई है ड्यू टू वैजोस्पाज्म की वजह से। तो जो इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई स्पायरल आर्टरीज के अंदर वैजोस्पाज्म हो गया, वैजोस्पाज्म होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, भैया प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो फिर फीटस भी इफेक्ट हुआ। तो हमें प्लासेंटा के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है वहाँ पर थ्रोम्बोसिस। वहाँ जो वेजल्स होती हैं वो हो जाती है नैरो और इसकी वजह से वहाँ पे बन जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हुई क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे हो जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। टोटल मैंने ये बताया कि प्लासेंटा का रिजल्ट में क्या होने लगेगा, अर्ली सेपरेशन। मैंने ये बताया कि जो स्पायरल आर्टरीज है उनमें होने लगा वैजोस्पाज्म, वैजोस्पाज्म की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई, और जब प्लासेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो वहाँ पे होने लगती है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और हमारा जो फीटस है उसको भी प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बन जाते हैं हमारे, क्या बन जाते हैं, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने लगती है, टिश्यू की नेक्रोसिस होने लगती है। अब जब कोई टिश्यू नेक्रोज्ड हो जाएगा तो वो सेपरेट भी होने लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लासेंटा का अर्ली सेपरेशन होने लगता है। ठीक है, तो अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा को बोला जाता है एब्रप्शियो प्लासेंटा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप हो सकती है इन प्रीक्लैम्सिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये सब चीज़ ना भी हो, प्रीक्लैम्सिया के अंदर प्लासेंटा, एब्रप्शियो प्लासेंटा डेवलप ना भी हो, तो
क्या हो सकता है इसके अलावा, अगर एब्रप्शन प्लासेंटा नहीं भी डेवलप होता तो ब्लड सप्लाई के कम होने की वजह से यहाँ क्या हो सकता है, ओलिगो हाइड्रामिनोस भी हो सकता है। ओलिगो हाइड्रामिनोस किसे बोला जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यूट्रस के अंदर जिसमें बच्चा घूमता रहता है, वो फ्लूइड जो होता है कम हो जाता है, उस चीज को बोला जाता है ओलिगो हाइड्रामिनोस। तो ओलिगो हाइड्रामिनोस की वजह से क्या होने लगता है, वुमेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मैंने बताया कि जब वेजोस्पाज्म, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन प्लासेंटा को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है प्रीक्लेम्शिया की, तो जब आर्टरीज जो हैं स्पाइरल आर्टरीज उनमें वेजोस्पाज्म होता है तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर सप्लाई नहीं होती तो थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाती है। थ्रोम्बोसिस डेवलप होने की वजह से क्या होने लगती है, वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस होने लगती है। अब जब कोई नेक्रोसिस हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, सब प्लासेंटा अर्ली सेपरेट होने लगता है और इसी को बोला जाता है एब्रप्शियो प्लासेंटा। अगर ये चीज़ नहीं भी होती तो ब्लड सप्लाई कम की वजह से हो जाता है हमारा ओलाइगोहाइड्रामिनोस। ओलाइगोहाइड्रामिनोस बोला जाता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर वो कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोहाइड्रामिनोस। ओलिगोहाइड्रामिनोस की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे डेवलप हो सकती है इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है प्रीक्लेम्शिया के अंदर, यानी जो वेजोस्पाज्म है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो हमें क्या मिलता है, जैसे कि हमें मालूम है कि वैजोस्पाज्म की वजह से क्या होता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमें सिम्टम देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, इतना मैं आपको पहले से मालूम है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में ये बता चुकी हूँ, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि वैजोस्पाज्म हो रहा है तो बीपी हमारा बढ़ रहा है, राइट। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियल जब डिस्फंक्शन होता है तो इसकी वजह से होने लगती है एंडोथेलियम डैमेज। अब जब डैमेज होने लगेगी तो जो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, लीक आउट करने लगता है। लीक आउट करके वो कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, वोमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है एडिमा, ठीक है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में एडिमा हमें मिलता है, देखने को मिल सकता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का एडिमा होता है वो जो होता है रेस्ट करने पे डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, और वो सिर्फ लेग्स में और एंकल वगैरह पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एडिमा प्रीक्लेम्शिया में होता है वो जो होता है वो रेस्ट करने पे, अगर आप 12 आवर भी रेस्ट कर लेंगे तब भी वो परसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जो एडिमा होता है वो सिर्फ लेग पे या एंकल तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें जो होता है एडिमा वो आपको आईलिड्स पे, फेस पे, हैंड पे और एब्डोमिनल वॉल पे, ऑल ओवर द बॉडी पूरा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसकी वजह से जब ये पूरा ऑल ओवर द बॉडी इन्वॉल्व हो रही है एडिमा, तो इसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है एडिमा की वजह से वेट गेन। अब ज़्यादातर ये जो वेट गेन हो रहा है, एडिमा होता है प्रीक्लेम्शिया के अंदर, हमें देखने को मिलता है लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अब हम कैसे बताएंगे कि पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, तो पेशेंट जब आती है रेगुलर चेकअप के लिए तो वेट मॉनिटर किया जाता है, बीपी मॉनिटर किया जाता है, रिकॉर्ड रहता है उसका। तो अगर हम देख रहे हैं पेशेंट के अंदर 5 पाउंड पर मंथ वेट गेन हो रहा है या फिर 1 पाउंड पर वीक हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इतना जो वेट गेन होता है वुमेन के अंदर किस वजह से हो रहा है, प्रीक्लेम्शिया से होता है। तो एडिमा जब पूरी ऑल ओवर द बॉडी हो जाता है तो इतना वेट गेन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा एक और क्लासिकल साइन होता है जो वुमेन के अंदर दिखाई देता है, वो क्या होता है, हीमो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये हीमो कंसंट्रेशन क्यों होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से जो हेमाटोक्रिट है उसकी क्या होती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। यानी यहाँ आरबीसीज का काउंट क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि प्लाज्मा शिफ्ट कर रहा है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो इस तरह की जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव होती हैं ब्लड लॉस के लिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है वो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, वो पेशेंट, फीमेल पेशेंट जो होती है हमारी बियर कर लेती है। लेकिन जो प्रीक्लेम्शिया वाली पेशेंट को डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस होता है वो अनबियरेबल होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड लॉस होता है वो इतना होता है कि वुमेन जो होता है इजीली उसे टॉलरेट कर सके, बिकॉज वहाँ पे प्लाज्मा का भी लॉस होता है और आरबीसी का भी होता है। मगर प्री क्लैम्शिया में क्या होता है, प्री क्लैम्शिया के अंदर डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है उसके अंदर
ज़्यादा आरबीसीज होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस की वजह से वुमेन जो होती है हमारी शॉक में जाती है, ठीक है, जाने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ज़्यादातर जो ब्लड लॉस की चांसेस हैं वो किसके अंदर हैं, एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रीक्लेम्शिया में ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का काउंट क्यों है डिक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट्स बिकॉज क्योंकि एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रहा है। प्लेटलेट क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट मतलब यानी वो कंज्यूम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, बाई यूज इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो फिब्रिनोजन है उसका फिब्रिन का फॉर्मेशन हो रही है, और फिब्रिनोजन जो होता है उसकी वजह से जो होता है प्लेटलेट का काउंट क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। एंड इसका मतलब क्या है, प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से क्या होता है, वुमेन के अंदर एक रेयर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है जिसका नाम है हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो सकती है। अब हेल्प में एच मीन्स क्या होता है, एच का मतलब होता है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल डिसफंक्शन। EL होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जब लिवर अफेक्टेड होता है तो लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ पेरिपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस की वजह से। और LP मीन्स होता है लो प्लेटलेट काउंट, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और साथ ही साथ इसके एक चीज़ और जो डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्लेटलेट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, DIC। DIC मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। सो यानी ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वुमेन के अंदर, अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर उसके अंदर प्रीक्लैम्सिया हो रहा है। अगर लंग्स की बात करें हम, अगर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से क्या, और कैपिलरी लीकेज की वजह से यहाँ पे क्या होने लगता है कि कैपिलरीज की वजह से फ्लूइड जो होता है वो शिफ्ट होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। और इसी पल्मोनरी एडिमा की वजह से पेशेंट को क्या हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे, हमें देखने को मिलेंगे जब वेस्कुलर वेजोस्पाज्म है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन इफेक्ट करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और लंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है हमारा प्रीक्लैम्सिया के अंदर ड्यू टू वेजोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन भी हमारा जो होता है इन्वॉल्व हो सकता है। तो नॉर्मली होता ये है कि हमारे जो CNS है उसके अंदर एक सेरिब्रल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म क्या करता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी रहा होता है तो ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है। तो इसके होना ही चाहिए था कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, तो ये क्या करता है, ये मेंटेन कर देता है। इंस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करके वहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। लेकिन प्रीक्लैम्सिया में क्या होता है, प्रीक्लैम्सिया के अंदर क्योंकि मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो हो गया डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से क्या होने लगती है, हाइपर परफ्यूजन। और इसी हाइपर परफ्यूजन की वजह से और साथ ही साथ क्या होने लगता है, CNS के अंदर कहीं वेजो डायलिटेशन होता है और कहीं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, यानी डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं CNS के अंदर, वेजो डायलिटेशन रीजन एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एंडोथेलियल डैमेज हो रही है जो कि हर जगह हो ही रही है, जैसा कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो होने लगता है लीक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, वेजोजेनिक एडीमा, प्लाज्मा लीकेज की वजह से। अब ये वेजोजेनिक एडीमा क्या कॉज करता है, और ये मेनली CNS की किस एरिया को इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है ऑसिपिटल एंड द पैराइटल एरिया ऑफ द CNS, ठीक है। तो वोमेन के अंदर जब वेजोजेनिक एडीमा होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हेडेक। क्यों, साथ ही साथ हेडेक मिलता है, ब्लरिंग ऑफ विजन मिलता है, बिकॉज क्योंकि जो ये वेजोजेनिक एडीमा ने एरिया इन्वॉल्व किया है, यानी ऑसिपिटल एरिया एंड द पैराइटल लोब, तो ऑसिपिटल एरिया जो है हमारा वही विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब वहाँ एडिमा हुआ तो उसके रिजल्ट में हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है, और बहुत ही रेयर एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है,
टोटल ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलती है। अदरवाइज कुछ पेशेंट के अंदर डिप्लोपिया देखने को मिलता है। डिप्लोपिया का क्या मतलब है? डबल विजन। और कुछ पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है स्कोटोमा। स्कोटोमा का मतलब है जो हमारी ये आई है, आई का जो फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है, जो इसमें विजन के अंदर क्या होता है, आधे एरिया का तो हमें दिखता है और आधे के अंदर हमें ब्लरी दिखने लगता है, तो इस चीज को बोला जाता है स्कोटोमा। और डिपेंड करता है ये एडिमा कितने लेवल तक का है, कहाँ तक एक्सटीड कर रहा है, कितने मेजर एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है सीएनएस के। पेशेंट के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, पेशेंट लेथार्जिक भी हो सकती है, इवन कोमा में भी जा सकती है। और इसके अलावा कि एडिमा जो है कितना सीवियर है, ठीक है, तो उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, कन्वर्जन भी हो सकते हैं। जब ये एडिमा जो होता है इतना एक्सेसिव हो जाता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको भी एक्साइट करने लगता है। स्पेशली जो न्यूरोट्रांसमीटर का नेम मैं बता रही हूँ, ग्लूटामेट, जब उसको इन्वॉल्व करने लगता है तो वुमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है कन्वर्जन। क्योंकि ये जो व्हेन द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ये जब कॉम्प्लिकेशन मतलब कन्वर्जन जब ही देखने को मिलेंगे जब हमारा प्रीक्लेम्शिया जा रहा होगा कॉम्प्लिकेशन की तरफ। इन केस उसमें क्या होने लगता है, कन्वर्जन होने लगते हैं, यानी जब प्रीक्लेम्शिया कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। और जब ये कन्वर्जन कॉज करता है यानी प्रीक्लेम्शिया अब जो होता है शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ, इक्लेम्शिया की तरफ, ठीक है। क्या होगा, प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया में क्या फ़र्क है? प्रीक्लेम्शिया के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, प्रोटीनूरिया होता है, एडिमा होता है, जबकि इक्लेम्शिया के अंदर सारे फीचर्स होते हैं प्रीक्लेम्शिया वाले और साथ ही साथ हमारे कन्वर्जन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होने लगता है, जब कोमा होने लगे, कन्फ्यूजन होने लगे, कन्वर्जन होने लगे, तो यानी हमारा जो प्रीक्लेम्शिया अब सीवियर हो गया है और वो शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ, इक्लेम्शिया की तरफ। बिकॉज यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो अब हो चुके हैं एक्साइट। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर का एक्साइटमेंट हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे क्या हुआ, यहाँ पे होने लगता है कन्वर्जन होने लगते हैं। और कुछ कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है कि रेटाइना जो होती है, रेटाइना की जो आर्टेरियोल्स है वहाँ पे भी वेजोस्पाज्म डेवलप होने लगता है। अब ये विलन जो वहाँ आई के अंदर जाके रेटाइना की आर्टरीज में भी जाके वेजोस्पाज्म कर रहा है। देख रहे हैं कितना खतरनाक विलन है। वहां जाके रेटाइना की जो आर्टेरियोल्स हैं उनके अंदर भी वेजोस्पाज्म क्रिएट करता है और उसकी वजह से क्या होने लगता है, रेटाइनल डिटैचमेंट। जब ये रेटाइनल आर्टेरियोल्स को इन्वॉल्व करता है तो वेजोस्पाज्म की वजह से क्या हो रहा है, रेटाइनल डिटैचमेंट। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से प्रीक्लेम्शिया में स्टेज 2 डिसऑर्डर के अंदर इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक किडनी को, लीवर को, ठीक है, प्लासेंटा को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, लंग्स को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किस तरीके से इन्वॉल्व करता है और क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।